स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिफल के बारे में। और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसकी वीडियोस और नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जिससे आपकी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे। तो सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है प्रतिफल को, और प्रतिफल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्राहिता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्राहिता, जिसने वचन को ग्रहित किया है या जिसने प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया है, उसकी इच्छा पर या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है, कार्य ना करने का वचन देता है या नहीं करता है, करने से प्रतिविरत रहता है या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, कोई कार्य कर चुका है या करने से विरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति उस वचन के लिए प्रतिफल है। किसी प्रपोजल के लिए वो प्रतिफल माना जाता है। प्रत्येक साधारण संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है। बिना प्रतिफल प्रतिज्ञा अप्रवर्तनीय होती है। न्यायमूर्ति डेनिंग के अनुसार संविदा के निर्माण में प्रतिफल अत्यंत आवश्यक है। प्रतिफल के अर्थ हैं युक्ति युक्त समकक्ष या अन्य मूल्यवान लाभ जो कि वचनदाता वचन ग्राहिता को देता है, वचनदाता वचन ग्राहिता को देता है या हस्तांतरक हस्तांतरिती को देता है। भारतीय विधि के अनुसार भी संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल आवश्यक है, और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार वे सभी करार संविदा हैं जो सक्षम पक्षकारों द्वारा किए गए हैं और जिसके उद्देश्य वैध हैं, जिसमें वैध प्रतिफल है और उनकी सम्मति स्वतंत्र है। तो प्रतिफल जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 25 जो है वो क्या कहता है, ये भी बात करता है प्रतिफल के बारे में। प्रतिफल के बिना करार शून्य है। सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि बिना प्रतिफल के करार जो है वो शून्य है, सिवाय जबकि वह लिखित या रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन है या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन है। प्रतिफल के बिना किया गया करार जो है वो शून्य है। सेक्शन 25 सीधे सीधे ये बात बोल देता है कि प्रतिफल के बिना जो करार किया जाता है वो शून्य होता है। लेकिन 25 में ही 3 ऐसे अपवाद बताए गए हैं जिसमें अगर प्रतिफल नहीं है तब भी वो वैलिड माना जाएगा, उसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। पहला है निकट संबंधी पक्षकारों में जब प्राकृतिक और स्नेह होता है। निकट संबंधी जो होते हैं जैसे पिता पुत्र हो गए, माता और पुत्री हो गई, माता और पुत्र हो गया। अगर माता पुत्र को प्रेम और स्नेह में कोई चीज दे देती है और भले उसको उसके लिए प्रतिफल ना मिला हो, बिना प्रतिफल के भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वेच्छा से किए गए कार्यों के प्रतिकर देने की प्रतिज्ञा के संबंध में। अगर कोई मेरे लिए कोई काम करता है, स्वेच्छा से कोई मेरे लिए काम करता है और बाद में मैं ये प्रॉमिस कर देती हूँ, ये प्रतिज्ञा ले लेती हूँ कि तुमने मेरे लिए काम किया था, इतना धन मुझ पर खर्च हुआ है तो मैं उसको चुका दूंगी, तो उसको चुकाने की जो प्रतिज्ञा मैंने यहाँ पे ली है, भले उसमें कोई भी प्रतिफल ना हो लेकिन वो प्रतिज्ञा जो है वो वैलिड मानी जाएगी। फिर तीसरा है परिसीमा विधि के अंतर्गत अवधि बीत जाने वाले ऋण का भुगतान करने के लिए। जब परिसीमा अवधि के अंतर्गत ऋण चुकाने की जो अवधि है वो भले क्रॉस हो गई हो लेकिन उसको भुगतान किए जाने की अगर कोई प्रतिज्ञा कर लेता है तो भले उसमें प्रतिफल ना हो लेकिन वो वैलिड होती है। ये तभी वैलिड माना जाएगा जब ये कुछ शर्तों को पूरा करता हो। प्रतिफल के अपवाद तभी लागू होंगे जब कुछ शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों को अगर पूरा करती है तभी ये लागू होगा। इस अपवाद को लागू करने के लिए निम्नलिखित तत्व का होना आवश्यक है। पहला तो है करार लेखबद्ध होना चाहिए। करार लेखबद्ध होना चाहिए तभी ये लागू होगा। फिर दूसरा है या रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। यहीं पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था सेक्शन 25 में ही कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित हो, रजिस्ट्रीकृत हो। लिखित होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, तभी ये तीनों अपवाद जो है वो लागू होंगे। या प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण होना चाहिए। पक्षकारों का एक दूसरे के साथ निकट संबंध होना चाहिए। ये पहले वाले पॉइंट के लिए कि निकट संबंधी होने चाहिए, प्राकृतिक प्रेम होना चाहिए।
जैसे कि पहले यहाँ पे बोला, कोई दूर के संबंधी हैं और वो एक दूसरे को कोई चीज दे देते हैं, तो वहां पे ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि दूर के जो संबंधी होते हैं उसमें इतना निकट संबंध नहीं होता है, इतना प्राकृतिक प्रेम और स्नेह नहीं होता है कि वो एक दूसरे को बिना प्रतिफल के कुछ दे पाए, ऐसा अज्यूम किया जाता है। क्योंकि जो दूर के संबंधी होते हैं हम उनसे इतने अटैच नहीं होते हैं जितना हम अपने निकट संबंधियों से होते हैं, जैसे भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। तो ऐसे रिश्तों में, निकट संबंधी जो रिश्ते होते हैं उनमें हम ये मानते हैं कि ये नियम जो है वो लागू होगा। फिर हमारा दूसरा है स्वेच्छा से किए गए कार्यों के लिए। तो स्वेच्छा से किए गए कार्यों में क्या बताया गया है कि धारा 25(2) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य स्वेच्छा से कर दिया है और उसके लिए दूसरा व्यक्ति उसकी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिज्ञा करता है, तो ऐसी प्रतिज्ञा इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि उसमें प्रतिफल नहीं है। यहाँ पे वही चीज बोली गई है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कोई कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए या तो वो पूरी भी कर सकता है और आंशिक क्षतिपूर्ति भी कर सकता है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति करने की अगर कोई प्रतिज्ञा करता है तो वो डेफिनेटली उसको कर सकता है विदाउट कंसिडरेशन के। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समय द्वारा वर्जित ऋण की देनगी और भुगतान के लिए प्रतिज्ञा। सेक्शन 25(3), ये आपका 25(1) है, ये 25(2) है और ये आपका 25(3) है। सेक्शन 25(3) में बोला गया है, जो तीसरा अपवाद है वो ये कहता है कि परिसीमा या मर्यादा विधि के अंतर्गत समय द्वारा वर्जित ऋण के संबंध में यदि परिसीमा विधि के अंतर्गत कोई ऋण समय या अवधि के बीत जाने के कारण वर्जित हो गया है, मान लिया कि किसी ऋण का भुगतान करना था लेकिन समय जो है वो बीत चुका है और समय बीतने के कारण वो वर्जित हो चुका है, अब उसका भुगतान करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको समय के बीत जाने के बाद भी भुगतान करने की प्रतिज्ञा कर लेता है तो वो उस ऋण का भुगतान कर सकता है और विदाउट कंसिडरेशन कर सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को या ऐसी प्रतिज्ञा को वैलिड माना जाएगा, सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। तो यही हमारे तीनों अपवाद जो हैं ये कहते हैं कि पहला है निकट संबंधी और पक्षकारों में जब प्राकृतिक प्रेम और स्नेह होगा, दूसरा है स्वेच्छा से किए गए कार्यों के प्रतिकर देने की प्रतिज्ञा और फिर तीसरा है परिसीमा अवधि बीत जाने के बाद जो प्रतिज्ञा की जाती है ऋण के भुगतान के लिए। फिर हमारा एक चीज और हम इसमें देख लेते हैं कि भूतकालीन प्रतिफल जो है वो वैलिड होता है या नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो प्रतिफल होता है क्या वह भूतकालीन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो भारतीय विधि ऐसा कहती है कि प्रतिफल जो है वो भूतकालीन हो सकता है, लेकिन जो इंग्लिश लॉ है वो थोड़ा सा भारतीय विधि से डिफरेंस है, उसमें भूतकालीन प्रतिफल जो है वो वैलिड नहीं है। इंग्लिश लॉ में भूतकालीन प्रतिफल जो है वो वैलिड नहीं है, लेकिन भूतकालीन प्रतिफल भारतीय विधि में वैलिड माना गया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।